नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में ऐसी शख्सियतों को मदऊ करते हैं जो गैर मामूली सलाहियतों के हामिल होते हैं, जो मुल्क व मिल्लत की खिदमत करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हम उलमा मशाइखिन को मदऊ करते हैं, माहिरीन तालीम को मदऊ किया जाता है, साइंसदानों को, खिलाड़ियों को और अदीब व दानिश्वरों को भी मदऊ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर तवज्जो हम माहिरीन तालीम पर देते हैं, इसलिए कि माहिरीन तालीम किसी भी कौम व मुल्क की तरक्की को संवारने और सुधारने में अहम किरदार अदा करते हैं और जो नई नस्ल होती है उसे ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हैं। बहरहाल आज हम एक ऐसे नौजवान को आपके सामने पेश कर रहे हैं जो एक शहर में, शहर हैदराबाद में एक मशहूर मारूफ कॉलेज चलाते हैं, और वो भी कॉलेज ऐसा कॉलेज है जहाँ पर फ़नी कोर्सेज यानी वोकेशनल कोर्सेज की तालीम दी जाती है और बच्चों को रोज़गार पर मबनी कोर्सेज का माहिर बनाया जाता है और उन्हें अपने कदमों पर ठहरना सिखाया जाता है और रोज़गार से मरबूत कर दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ रॉयल पैरामेडिकल एंड वोकेशनल जूनियर कॉलेज बहादुरपुरे की, और आपको ये भी बता दूं कि इस कॉलेज के 3 ब्रांचेस है, एक तो बहादुरपुरा, दूसरा रामनगर मुशीराबाद और तीसरा बोराबंडा। बहरहाल हम बात कर रहे थे, आपके सामने जो मेहमान हम पेश कर रहे हैं वो है मोहम्मद साजिद अली एडवोकेट, जो इस कॉलेज के डायरेक्टर हैं और तकरीबन 25 साल से ये कॉलेज काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है साजिद साहब। पहला सवाल ये है कि जैसा कि आपका कॉलेज के नाम से यही लग रहा है कि आप लोग जो पैरामेडिकल कोर्सेज है वो चलाते हैं और वोकेशनल कोर्सेज यानी फ़नी कोर्सेज चलाते हैं, तो आखिर वजह क्या है कि आप लोगों ने दूसरे स्ट्रीम में जाने के बजाय फ़नी कोर्सेज पर तवज्जो दी? इसका मकसद यही है, अब जो गरीब है, माशी हालत है, जो गरीब बच्चे हैं, उन लोगों को रोज़गार में कैसे लाया जाए, तो उसका ज़रिया एक ही है, एमपीसी बाईपीसी छोड़कर ये वोकेशनल और पैरामेडिकल। ये वोकेशनल और पैरामेडिकल कोर्सेज क्या है, जो मेडिकल के रिलेटेड एक हुनर सिखाना है बच्चों में। बच्चों को वो तालीम देना है कि एक मेडिकल कोर्सेज क्या है, वोकेशनल कोर्सेज जो स्किल डेवलपमेंट बोलते हैं उसको वोकेशनल कोर्सेज बोलते हैं। पैरामेडिकल जो है वो डॉक्टर्स को छोड़ के जितने भी हॉस्पिटल में स्टाफ होता है, डॉक्टर्स को छोड़ के वो लोग को पैरामेडिकल स्टाफ बोलते हैं। तो जितने भी स्टाफ काम करता है तो उन लोगों को एक एक कोर्स सिखाना पड़ता है। वो कोर्सेस है हमारे पास पैरामेडिकल कोर्सेस। जी जी। तो ये पैरामेडिकल कोर्सेस जो है हमारे पास मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, फिजियोथेरेपी है, नर्सिंग है, ऐसे डायलिसिस टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, सीटी स्कैनिंग है और ईसीजी है और दीगर बहुत सारे कोर्सेस है जो रोज़गार के लिए काम कर सकें। अब मैं एक बोल तो आपको एमपीसी बाईपीसी सीईसी अब बच्चे लोग करते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद वो एमपीसी बाईपीसी करने के बाद एजुकेशन छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद उनकी मुस्तकबिल का कौन ख्याल रखेगा? तो वो एमपीसी बाईपीसी करने के बाद जो बच्चे जॉब नहीं कर सकते, कुछ पढ़ नहीं सकते, तो वो लोग करना क्या चाहिए फिर? तो मेरा सवाल ये आवाम से यही है कि आप एमपीसी बाईपीसी और सीईसी कराएंगे, अच्छा है, नहीं बोल के नहीं, लेकिन उसके बाद के हालात क्या होंगे बच्चे के साथ? जी जी। तो मेरे को यही समझाना है मेरी आवाम को कि एमपीसी बाईपीसी सीईसी छोड़कर ऐसे दीगर इंटरमीडिएट के ही कोर्सेस है, कोई अलग से नहीं है। वही बोर्ड से आपको सर्टिफिकेट वगैरह आ रही है जो पैरामेडिकल वोकेशनल कोर्सेस के लिए दी जा रही है। जी जी। वो है मेडिकल लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी और नर्सिंग। ये पैरामेडिकल वोकेशनल करने के बाद बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, ऐसा कई सारे जॉब कर सकते हैं। तो और इसमें मैं एक एक कोर्स के बारे में समझाऊं तो पैरामेडिकल में एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन है। अगर मेडिकल लैब टेक्नीशियन ले लेंगे, अभी कोविड चल रहा है, कोरोना में लॉकडाउन हो रहा है, लेकिन एमपीसी बाईपीसी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो ये पैरामेडिकल के स्टाफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन का मेन रोल क्या है? अभी कोरोना का टेस्ट जो हो रहा है ये मेडिकल लैब के स्टूडेंट्स ही जाके टेस्ट करते हैं, उसका रिपोर्ट वगैरह देते हैं, उसके रिपोर्ट के बाद ही डॉक्टर जाके ट्रीटमेंट करता है। अगर पैरामेडिकल स्टाफ में या मेडिकल लैब टेक्नीशियन ही नहीं है तो कोविड का टेस्ट कौन करेगा? ऐसा मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोविड का टेस्ट ही नहीं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह करते हैं। ब्लड टेस्ट में आप देखेंगे हीमोग्लोबिन वगैरह, एचआईवी, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थायराइड और आपको टाइफाइड, मलेरिया, ऐसे कई हज़ारों टेस्ट हैं जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन वाले करते हैं।
यूरिन एग्जामिनेशन है, यूरिन इन्फेक्शन के जो भी एग्जामिनेशन रहेंगे वो इन्फेक्शन की रिपोर्ट वगैरह जो भी है लैब टेक्नीशियन वाले देंगे। उसके बाद अगर लैब टेक्नीशियन वाले जॉब तो कर सकते हैं, वो तो मालूम हो गया, जॉब तो हॉस्पिटल्स में कहीं भी कर ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद अगर फर्दर स्टडीज़ क्या करना है बोले तो वो भी बता दूं कि डिग्री में ही सेम आपको बीएससी मेडिकल लैब टेक्नीशियन मिलेगा। अगर नहीं आप ये मेडिकल लैब टेक्नीशियन करके बीएससी एमएलटी नहीं और अच्छे डॉक्टर भी बनना चाह रहे हैं तो नीट लिखकर एमबीबीएस भी कर सकते हैं ये लोग, ये भी फ़ायदा है बच्चों के लिए। जी। ये तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन हो गया जी। दूसरा नर्सिंग का कोर्स है। नर्सिंग तो सिर्फ फीमेल के लिए है, लड़कियां, आप लोगों को तो मालूम ही है, हॉस्पिटल में नर्सेस को देखे होंगे क्या जॉब करते हैं, वो पूरा पेशेंट का केयर करते हैं। पेशेंट जब से एडमिट हुआ है, एडमिट होने के बाद से लेके डिस्चार्ज हुए तक वो पेशेंट को कितना ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट देना है, सब पेशेंट नर्स के हाथ में रहता है। डॉक्टर के बाद अगर रहता है तो डॉक्टर तो सिर्फ आके देख के पेशेंट को सजेस्ट करके जाते हैं, ये मेडिसिन देना है, वो ये ट्रीटमेंट करना है, वो ट्रीटमेंट करना है, पेशेंट के अटेंडर को और नर्स को बता के जाते हैं, लेकिन काम करता है सिर्फ नर्स, वो नर्स। अब अभी एक एग्जाम्पल बोलूँ तो आप देखे होंगे कई सारे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में नेपाल वाले, केरला वाले आके जॉब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो लोग आके, कभी ये सोचिए क्यों? इसलिए बोल रहे हैं हम लोग कि ये नेपाल वाले, केरला वाले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तेलंगाना वाले, हैदराबाद वाले ये कोर्स नहीं कर रहे हैं। नहीं करने की वजह से हॉस्पिटल्स को स्टाफ चाहिए जो अभी कम है। इवन तेलंगाना गवर्नमेंट के पास भी स्टाफ बहुत कम है, प्राइवेट में भी कम है। इसीलिए ये तेलंगाना के, हैदराबाद के स्टूडेंट्स को हम अवेयरनेस ला रहे हैं, ये कोर्सेज करो आप। ये कोर्सेज करने से आपको दीगर फ्यूचर में जॉब मिलेंगे। जैसा केरला और नेपाल वाले आके कर रहे हैं, अगर हम लोग ही अपने तेलंगाना में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हॉस्पिटल वालों को भी इसमें फ़ायदा है, इवन तेलंगाना के बच्चों को भी फ़ायदा है। वो हॉस्पिटल वालों को क्यों फ़ायदा है बोल तो हॉस्पिटल वाले क्या कर रहे हैं, वहाँ से बच्चों को ला रहे हैं, उनको अकोमोडेशन देना पड़ रहा है, फूड देना पड़ रहा है, सिक्योरिटी देना पड़ रहा है। ये 3 चीज़ देने में से खर्चा ज़्यादा हो रहा है हॉस्पिटल में। वही हमारे बच्चे यहाँ के पढ़ेंगे तो ये बच्चे जाके जॉब करेंगे तो अकोमोडेशन, फूड और सिक्योरिटी लेके जितना खर्चा होगा वो सैलरी ये बच्चों को देंगे। बहुत ही प्यारी बात बताई है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक रॉयल पैरामेडिकल एंड वोकेशनल जूनियर कॉलेज का सवाल है तो यहाँ पर जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं वो इंतहाई अहम कोर्सेज है और एसएससी के बाद बच्चे ये कोर्सेज करते हुए अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे कि जैसा जनाब साजिद साहब ने बताया कि किस तरह एमएलटी है, फिजियोथेरेपी है, नर्सिंग है और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का सवाल है, ये कोर्सेज उनके कॉलेजेस में करवाए जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि खुद साजिद साहब के जो वालिद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, उन्होंने तकरीबन 35 वर्षों से ये इदारे कायम किए हैं और ख़ास तौर पर 25 वर्षों से ये 3 कॉलेजेस चलाए जा रहे हैं और वहाँ पर अल्लाह की फजल से तलबा की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर बच्चे इंटरमीडिएट में ये कोर्सेज कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर जैसा कि साजिद साहब ने कहा कि अगर नर्सिंग का कोर्स कर लेते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। इसी तरह अगर एमएलटी करते हैं तो वो भी जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। तो साजिद साहब, सवाल ये पैदा होता है कि आपने जिस अंदाज में ये तारीफ़ की है इन कोर्सेज़ की, तो कि बच्चे जब इंटरमीडिएट कोर्सेज़ के ज़रिए कर लेते हैं तो उनको क्या सैलरीज मिलते हैं, क्या तनख्वाहें मिलती हैं? तनख्वाहें अब तो कोर्स के हिसाब से रहेंगा। अब सपोज़ अभी मैं कोरोना का ले लूँ, अभी जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन है अभी कोरोना का टेस्ट नहीं करता है तो 18,000 से लेके 25-30 हज़ार तक उसको मिल रही है। यानी नॉन कोरोना टेस्ट। अगर कोरोना का टेस्ट करता है तो 25,000 से 50,000 तक मिल रही हैं। बड़े बड़े अभी मैं बता दूं, अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर, थायरोकेयर और मेट्रोपोलिस, मेडिसिस, विजया डायग्नोस्टिक सेंटर्स हमारे को कांटेक्ट कर रहे हैं कि उनको कैंडिडेट चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बता दूं, मेरे बच्चों को मैं जब कांटेक्ट कर रहा हूं तो हर कोई ये बोल रहा है कि हर कोई वो लोग जॉब पे है। सिर्फ मेरे खुद के कॉलेज में अगर 450 स्ट्रेंथ है तो मेरे को सिर्फ 3 बच्चे मिले बिना जॉब के। अच्छा। वो लोग को भी मैं फॉरवर्ड करके जॉब लगा दिया। अभी मेरे पास कोई बच्चा ऐसा खाली नहीं है कि जॉब नहीं है बोल के। एक सवाल ये पैदा होता है कि जैसा कि इंटरमीडिएट के वोकेशनल कोर्सेज है उसमें आपने एमएलटी का जिक्र किया, आपने फिजियोथेरेपी का जिक्र किया, लेकिन एक और कोर्स है डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, ये क्या है? डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री जो है वो इंटर पास वालों के लिए है। वो इंटर पास वालों के लिए, अब सपोज आप आई टेस्टिंग वगैरह कराना चाह रहे हैं तो ये ऑप्टोमेट्री के स्टूडेंट्स काम करते हैं। एग्जाम्पल मैं ले लूँ, तेलंगाना कंटी वेलगू प्रोग्राम हुआ था तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कंटी वेलगू प्रोग्राम में जो बच्चे काम कर रहे थे
तकरीबन पूरे तेलंगाना में से सबसे ज़्यादा हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, जो 170 स्टूडेंट्स थे। 170 स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे पास सेकेंड ईयर पढ़ते, स्टाफ भी बहुत कम पढ़ रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो हमारे पास जो पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर के बच्चे जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, उन लोगों को भी वो जॉब पे लगा लिए 20,000 तनख्वाह के साथ। तो महीना 20,000 देते हुए उनको आई टेस्टिंग कराना है, आई टेस्टिंग करा के उनको चश्मा देना है, आपको कितना साइट है, कितना विजन है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये सब चेक करके ऑप्टोमेट्री का काम है। ये है ऑप्टोमेट्री का कोर्स। इसके बाद अगर दीगर कोर्सेज करेंगे तो बीएससी ऑप्टोमेट्री रहेगा। बीएससी ऑप्टोमेट्री कर लेंगे तो आप अच्छे से अपना आई क्लिनिक डाल ले सकते हैं, ऑप्टिकल शॉप डाल ले सकते हैं। अगर आगे फ्यूचर और बहुत सारे फ्यूचर है उसमें, एमएससी ऑप्टोमेट्री भी कर सकते हैं, अच्छे फ्यूचर। अब देखेंगे तो बड़े बड़े मेरे पास कॉन्टैक्ट्स कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स वाले, वाजान आई केयर, साधुराम आई हॉस्पिटल, मैक्सी विजन, लेंसकार्ट, ऐसे कंपनीज मेरे को कांटेक्ट करते हैं कि जो बच्चे अगर कैंडिडेट है तो भिजाइए। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो भिजाते हैं। और जो डिप्लोमा का कोर्स है वो इंटरमीडिएट के पास था। लेकिन एक बता दूं, मैं मोस्ट बड़ी इन्फॉर्मेशन एक दे दूं एक न्यूज़ चैनल की तरफ से कि इंटर में ये एसएससी के बाद भी था एक कोर्स ऑप्टोमेट्री का, लेकिन मजबूरन वो गवर्नमेंट कोर्स निकाल दी। सिर्फ और सिर्फ एक गलती क्या है, आपको अवेयरनेस ये कोर्सेज की नहीं है, आपको ये नॉलेज ये कोर्सेज की नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो कोर्सेज में एडमिशन ज़्यादा नहीं होते हैं वो कोर्सेज को गवर्नमेंट हटा दे रही है। तो इससे आजीज़ाना गुजारिश है आप आवाम से, एमपीसी बाईपीसी के नज़दीक आप देख रहे हैं तो ये भी कोर्सेज इंटरमीडिएट के ही है। लोग बोल रहे हैं ये इक्वलेंट टू इंटरमीडिएट है क्या बोल के सवाल करते हैं मेरे को। जी। लेकिन मैं एक बता दूं, ये इक्वलेंट टू नहीं, ये इंटर ही कोर्स है। इक्वलेंट टू किसको बोलते हैं, जो एक बोर्ड से दूसरा बोर्ड से अगर सर्टिफिकेट लाते हैं सेम इंटरमीडिएट का, तो वो ये सर्टिफिकेट इक्वलेंट टू होता है बोल के वो मतलब है इक्वलेंट होगा। लेकिन ये बता दूं ये इंटरमीडिएट कोर्सेस है। जैसे एमपीसी की सर्टिफिकेट आती है सेम बोर्ड से, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन से, वही वो बोर्ड ही आपको ये पैरामेडिकल की सर्टिफिकेट दे रही है इंटरमीडिएट पास बोलकर। ये ड्यूरेशन 2 इयर्स का है, तो ये 2 इयर्स में आपको इंटरमीडिएट भी आ जा रहा है। और एक ऑप्शन है इसमें ब्रिज कोर्स का। ब्रिज कोर्स माने एक बाईपीसी सर्टिफिकेट अलग से आपको आती है। ये मेडिकल के कोर्सेज जो भी पैरामेडिकल के कोर्सेज लेंगे आप, इसके साथ साथ आपको बाईपीसी एक सब्जेक्ट आ रहा है समझिए ब्रिज कोर्स के ज़रिए, जो आपको अलग से सर्टिफिकेट रहेगी। वो अगर आप कल के दिन वो फेल भी हो गए इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपके पास 2 सर्टिफिकेट होंगे, एक तो पैरामेडिकल कोर्स का, एक तो बाईपीसी का, एक ब्रिज कोर्स का सर्टिफिकेट। ये दोनों आपको रहेंगे तो आगे और फ्यूचर के लिए काम आएंगे। जी। एक सवाल ये पैदा होता है कि जैसा कि आपने कहा है कि ब्रिज कोर्स भी आपके पास चलाए जाते हैं ताकि बच्चे बाईपीसी के जरिए फिर नीट भी लिख सकते हैं। हाँ। और वैसे भी इन कोर्सेज करने के बाद भी नीट लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। जी। ये कोर्सेज के बाद नीट अगर लिख के एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस भी कर सकते हैं आराम से। जी। और एक भी बता दूँ, एक इंच अच्छा याद आया कि एक फिजियोथेरेपी मैंने बताया था। फिजियोथेरेपी का कोर्स मैं बता दूं, ज़्यादातर बाईपीसी के जो सब्जेक्ट कोर्स लेकर बच्चे एमबीबीएस करने की कोशिश करते हैं, नीट में रैंक लाने की कोशिश करते हैं, तो नीट में रैंक नहीं आती है तो एमबीबीएस की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे सीट नहीं मिलती, तो वो लोग बीडीएस को कोशिश करते हैं तो बीडीएस में भी सीट नहीं मिलती। लेकिन बीडीएस के बाद वो लोग चूज़ करते हैं फिजियोथेरेपी का कोर्स, बीपीटी, जो भी एक डॉक्टर के लेवल का कोर्स है। वो बाईपीसी के वाले वो कोर्स करने के लिए बहुत हिचकिचाते रहते हैं। तो हम अपने को यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट में ही वो फिजियोथेरेपी कोर्स मिल जा रहा है। जी हाँ। तो उसके बाद उसके लिए नीट की ज़रूरत नहीं है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए कोई नीट की एमसेट की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ फिजियोथेरेपी का कोर्स पास करना है, उसके बाद बीपीटी कर लेंगे तो एक डॉक्टर का कोर्स आप कंप्लीट कर लेंगे। जी। इससे और आपको इज्जत मिलेंगी पहले जी। एक सवाल ये भी है कि जैसे एमएलटी कोर्सेज है, जितने भी वोकेशनल कोर्सेज है, ये बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं या लड़कियाँ ज़्यादा कर रहे हैं? मेरे पास तो तकरीबन 80% गर्ल्स ज़्यादा है। जी। लेकिन बच्चे भी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, इसमें नहीं बोल के नहीं। 80% मेरे पास गर्ल्स है, क्योंकि इसमें नर्सिंग, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी में, फिजियोथेरेपी और नर्सिंग में क्या है, लेडीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। जी। गर्ल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है क्योंकि नर्सेज ज़्यादा गर्ल्स ही रहते हैं। फिजियोथेरेपी में रिक्वायरमेंट इसलिए ज़्यादा है, अब सपोज लेडीज़ को आर्थराइटिस और सर्वाइकल स्पाइंडलाइसिस या बैक पेन आते हैं,
तो कमर में दर्द वगैरह, घुटनों में दर्द बोलते हैं, वो लेडीज़ को अगर आते हैं तो लेडीज़ को ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो उस वजह से हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चों को। एवरी ईयर 6000 से 8000 स्टूडेंट्स को हम ये अवेयरनेस ला रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स को जाके कि ये भी कोर्सेज करिए जो लेडीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस है। क्योंकि अब गर्ल्स जाके लेडीज़ को ट्रीटमेंट देंगे तो वहाँ पे आसानी रहेंगी, अब जेंट्स जाके लेडीज़ को ट्रीटमेंट देंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जी जी तो वो वजह से बिल्कुल सही कहा है। लेकिन अब जब ये कोर्सेज जो हैं तो ये तमाम यानी टेक्निकल कोर्सेज है, वोकेशनल कोर्सेज है, अगर आप थ्योरी अगर पढ़ाते हैं तो फिर प्रैक्टिकल कहाँ करवाते हैं लोगों को? प्रैक्टिकल हमारे जो कॉलेजेस है वो हॉस्पिटल के ऊपर ही है। जी जी। तो नीचे हॉस्पिटल में ही कराते हैं। इवन हमारे पास कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स टाई अप है। जी जी। तो वो उन लोग वहाँ पे भी जाके हम कराते हैं। और एक ऑप्शन यहाँ पे क्या है, अगर आपको और अच्छी नॉलेज चाहिए, स्टाइपेंड के साथ गवर्नमेंट खुद दे रही है मेडिकल लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी वालों के लिए 2 साल का कोर्स जब ख़त्म हो जाएगा तो तीसरे साल में वो लोग जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग ले सकेंगे। जी। जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। जी। वो अगर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ले लिए तो स्टाइपेंड के साथ गवर्नमेंट पे करती है। स्टाइपेंड के साथ पे करते हुए आपको ट्रेनिंग कंप्लीट कराती है 1 साल के दौर में। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक रॉयल पैरामेडिकल एंड वोकेशनल जूनियर कॉलेज का सवाल है, इसके 3 ब्रांचेस है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो 3 ब्रांचेस है बहादुरपुर में, रामनगर, मुशीराबाद में और बोराबंडे में, लेकिन आप देखेंगे कि ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इकनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस रहती हैं, वहाँ मुकीम हैं और गरीब लोग रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। तो जहाँ पर लोअर मिडिल क्लास की बात है वो फीस देने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उन्हें। तो आप लोग इस तरह के तलबा के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं या कुछ पैकेजेस उनके? हमारे जो ब्रांचेस है वो जानबूझकर वो एरिया सेलेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग वहाँ रहते हैं। ज़्यादातर तो लोअर क्लास लोग रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो बोलते हैं। जी जी। वो बच्चे वहाँ ज़्यादा रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम करके इन लोगों को गैदर करते हैं। गैदर करने के बाद अगर इनमें से कोई यतीम बच्चे मिलते हैं जो वालिद साहब नहीं रहते, जिनके माँ बाप नहीं रहते, तो उन लोगों को हमारे NGO है, वो NGO की तरफ से ये बच्चों को हेल्प किया जाता है, अडॉप्ट करती है वो। हाँ, अडॉप्ट करती है पूरे इवन ये कोर्सेज के लिए। वो NGO सिर्फ पैरामेडिकल कोर्सेज को ही अडॉप्ट करती है। तो वो बच्चों को अडॉप्ट करके इवन उनकी स्टडीज़, उनके घर के खर्चे, उनके राशन तक और उनके फ्यूचर स्टडीज़, फ्यूचर जॉब्स के लिए भी मदद करती है वो NGOs। तो वो सिर्फ और सिर्फ यतीम वालों के लिए, और बाकी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन लोगों के लिए स्पेशली क्या है, वो तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है सेंट्रल और स्टेट की तरफ से। हमारी तरफ से क्या है, वो 50 to 80% तक फीस माफ़ रहती है उन लोगों को। वो ऐसे हम लोग बच्चों को करके मदद करके उनको एक रोज़गार दे देते हैं। अच्छा। तो वो जॉब पे जाके अच्छा जॉब कर सके। जी जी जी। अक्सर ये देखा जा रहा है कि जब आपके कॉलेज से जो बच्चे कोर्स कर लेते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं, तो उन्हें ज़्यादा यहाँ पर नौकरी मिलती है, यानी इंडिया में नौकरियाँ मिलती हैं या मुलाजिमतें मिलती हैं, या फिर बैरून ममालिक में? नहीं, इंडिया में आप अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे तो 20 साल से 50,000 तक कमा लेंगे। लेकिन अगर बाहर के देश जब जाएंगे 50,000 से 1.5-2 लाख रुपए हमारे बच्चे अभी कमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप गल्फ़ कंट्रीज़ जाएंगे तो मिनिस्ट्रीज़, वहाँ के गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी अदर कंट्री में जाके गवर्नमेंट में काम करना, क्योंकि अपनी इंडिया में अगर अदर कंट्री से आता है तो उसको गवर्नमेंट में जॉब करने का राइट नहीं है। पहले इंडिया वालों को राइट रहेगा, लेकिन यहाँ के बच्चे वहाँ जाके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री में काम कर रहे, तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे, तो बहुत बड़ी बात है हमारे कॉलेज के लिए ये तो। लेकिन वहाँ की सैलरीज भी देखेंगे, और वो ऊपर से ये बता दूँ, ये बच्चे जो है सिर्फ 2 साल पढ़ने के बाद जाके गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये आप सपोज़ देखेंगे एमपीसी अगर लेंगे बच्चे, तो वो लोग एमपीसी के बाद क्या कर सकते हैं, एजुकेशन छोड़ दिए तो जॉब नहीं कर सकते हैं। अगर वो लोग कंटिन्यू भी कर लिए, इंजीनियरिंग वगैरह, बीटेक वगैरह कर लिए, वो लोग क्या जॉब कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मैं तकरीबन लोगों को देखा हूँ कैब ड्राइविंग कर रहे हैं या कहीं हेल्पर के जैसा काम कर रहे हैं। छोटे मोटे जो पढ़ाई वो इंजीनियरिंग की पढ़ा, वो छोड़ के दूसरी जॉब कर रहा है। लेकिन उन्हें वो बच्चा क्यों मेहनत करा, मेरा सवाल एक ही है। 2 साल एमपीसी और 4 साल इंजीनियरिंग कराई क्यों, जब वो जॉब नहीं करना है? तो मेरा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये 2 साल में अब ये 6 साल बचा लीजिए अपने। ये 2 साल के बाद आपको इंटरमीडिएट हो जाएगा,
साथ ही साथ आपको जॉब भी मिलेगी, और जॉब भी मिलेगी, जॉब के साथ साथ आप अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं ये कोर्सेज के साथ, ये बता दूँ मैं। अब जब ये कोर्सेज कर लेंगे बच्चे, जब इंटरमीडिएट के बाद, तो कुछ आप लोग रहनुमाई करते हैं बच्चों की डिग्री कोर्सेज के लिए या डिप्लोमा कोर्सेज के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है एजुकेशन और जॉब के सर्विसेज में। एजुकेशन के लिए अभी कुछ भी अगर उनको समझ में नहीं आया तो हम बच्चों को डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, हमारे कॉलेज की तरफ से कांटेक्ट करके उनको जो भी बीएससी डिग्रीज रहती है, नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, तो उनको काउंसलिंग में कैसा जाना है, काउंसलिंग में कैसा अप्लाई करना है, कैसा अप्रोच होना है, वो सब हम गाइड करते हैं। उसके साथ साथ जॉब पे भी अगर उनको जॉब चाहिए तो हम डायरेक्टली उनको पूछने से पहले हम खुद उनको एवरी मंथ एक 3 से 4 बार मैसेजेस भेजते हैं, सो एंड सो पोस्ट खाली है, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। महीने में 3 पोस्ट कंपलसरी, हमारे कॉलेज का एक रूल है, 3 से ज़्यादा भी बार भेजते हैं, लेकिन 3 तो मिनिमम रखें हम लोग, जी जी, क्योंकि हफ्ते में एक भी रहना चाहिए, बल्कि हफ्ते में। जी। ये तो जॉब के लिए रहनुमाई की बात है, लेकिन जो मज़ीद कोर्सेज अगर करना चाहते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि इंटरमीडिएट के बाद DMLT है, DOM है, तो इस तरह के, जी DMLT और इंटर के बाद अगर सपोज़ कोई भी ये पैरामेडिकल कोर्सेज इंटर में नहीं करे हैं, BPC MPC कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन लोगों के लिए DMLT और डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डायलिसिस टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ऐसा मल्टीपर्पज़ हेल्थ असिस्टेंट, ऐसे नर्सिंग के कोर्सेज बहुत सारे डिप्लोमा में भी अवेलेबल है जो इंटरमीडिएट के बाद वालों के लिए है। तो वो लोग भी हम लोग को अप्रोच कर सकते हैं, जो इंटर कंप्लीट कर चुके हैं वो इंटर वालों के लिए वो कोर्सेस अवेलेबल है। जी जी जी। वैसे भी आपने पहले भी जिक्र किया है और नाज़रीन हमने भी बताया कि डॉक्टर मोहम्मद अली इनके वालिद हैं साजिद साहब के, और साजिद साहब खुद एडवोकेट हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं वो, और इसी तरह कॉलेजेस भी जो नज़्म है कॉलेजेस का जो मैनेजमेंट है वो भी मैनेज भी करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने वालिदैन के बारे में कुछ बताएँगे? हमारे वालिद साहब जो है 35 साल से ये फील्ड में डॉक्टर है मेरे वालिद साहब। जो मेरे वालिद साहब वो दौर पे देख चुके हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ क्या है, तो जब से ही कोशिश करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ को अवेयरनेस लाने की। अब एक बता दूं मैं मेरे वालिद साहब के बारे में, जो ये आंध्रा और तेलंगाना था, जब पहला कॉलेज था जो मेरे वालिद साहब ने स्टार्ट किया था, जब तक कोई पैरामेडिकल कॉलेज नहीं था वोकेशनल के लिए, तो पहली बार मेरे वालिद साहब ने स्टार्ट किया। उसके बाद जब स्टार्ट हो गया, थोड़ा बहुत अवेयरनेस लाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉलेज एक मुकाम पे पहुंचा। जब डॉक्टर राजशेखर रेड्डी साहब थे कांग्रेस के पीरियड में, जब स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई थी इंटरमीडिएट वालों के लिए, जब हाल ही में स्टार्ट हुई थी, लेकिन जब वो दौर में क्या हुआ था, इंटरमीडिएट के लिए स्कॉलरशिप तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ MPC BPC CEC वालों को ही थी, जी जी, उसके अलावा किसी को नहीं थी। तो मेरे वालिद साहब ने क्या किया, ये वोकेशनल कोर्सेज को क्यों नहीं दिए स्कॉलरशिप, बल्कि राजशेखर रेड्डी साहब के दोस्त एक उनके क्लासमेट थे डॉक्टर नरसिम्हा रेड्डी साहब बोल के, तो वालिद साहब के भी दोस्त थे, तो उनको लेके जाकर एक रिप्रेजेंटेशन दिए राजशेखर रेड्डी साहब के पास कि स्कॉलरशिप वोकेशनल पैरामेडिकल कोर्सेज को भी चाहिए। सिर्फ एक घंटे में ही राजशेखर रेड्डी साहब ने एक जीवो पास किया कि पैरामेडिकल और वोकेशनल कोर्सेज को भी ही स्कॉलरशिप देनी चाहिए। ये हमारे वालिद साहब के बहुत सारे चीज़ें। अब मेरे वालिद साहब के बारे में बोलूँ तो अब हर हॉस्पिटल में मेरे वालिद साहब जाते हैं, माँ बाप जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर हॉस्पिटल से एक बच्चा तो कंपलसरी निकलता है जो आके सलाम करता है। तो हमारे वालिद साहब को पूछते हैं कौन है वो, कौन है भैया, आप मैंने पहचाना, ये सवाल रहते हैं, क्योंकि उतने 35 साल से मेरे वालिद साहब ने इतने लोगों को नौकरी दी है, पढ़ाया है, कि आज हर हॉस्पिटल में बड़े से पोस्ट लेके छोटे से छोटे पोस्ट तक एक बंदा तो कंपलसरी हर हॉस्पिटल में, छोटे से छोटा हॉस्पिटल लेके बड़े से बड़े हॉस्पिटल तक अवेलेबल है। यानी उनका स्टूडेंट निकलेगा, हाँ, उनका स्टूडेंट उनको आके देख लेगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को बहुत खुशी होती है ये चीज़ देखने से। जी जी जी, हाँ, तो जी बहुत अच्छी बात बताई। बहरहाल नाज़रीन, जो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, उनके इज़्ज़त व एहतराम करते हैं, उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलती है, और कामयाबी 2 कदम बढ़ के कई कदम आगे बढ़कर उनके कदम चूम लेती है। बहरहाल नाज़रीन, हमारा ये उसूल रहा है कि हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम पर अपने मेहमान से मैसेज लेते हैं, तो हम चाहेंगे कि मोहम्मद साजिद अली एडवोकेट भी आपको एक मैसेज दें, ख़ास तौर पर ऐसे बच्चों के वालिदैन को जिन्होंने अभी SSC किया है और इंटरमीडिएट करने के ख्वाह हैं।
मैं वो माँ बाप से, और पहले तो बच्चों से गुजारिश करूँगा, अपनी माँ बाप की खिदमत करो आप। जी अपने आप माँ और बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। क्यों है? आप जब आप खिदमत करेंगे तो वो जन्नत मिलेंगी, आप जब खिदमत नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा दोज़ख के अलावा। अजीज़ाना गुजारिश है कि बच्चों से आप अपने माँ बाप की खिदमत करो और इज़्ज़त करो। आप खिदमत और इज़्ज़त दोनों भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं बोल तो ये पैरामेडिकल कोर्सेज़ के ज़रिए। आपके माँ बाप इतने साल 6 से 8 साल मेहनत करके पैसे कमा के जो डिग्री पीजी पढ़ा रहे हैं, उन पैसों को ज़ाया मत कीजिए। उन पैसों को आप 2 साल में खर्च करिए। 2 साल के जो वोकेशनल और पैरामेडिकल के कोर्सेस है वो उस पे करिए। आप एसएससी पास होने के बाद सिर्फ इंटरमीडिएट के लिए ये कोर्सेस में जाए नहीं, सिर्फ 2 साल पढ़िए बस। तो ये मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ ये पैरामेडिकल के ज़रिए कि माँ बाप की खिदमत अगर करना है तो ये कोर्सेस आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये मेरे लिए, मैं मेरे कॉलेजेस के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप अगर गरीब है तो आप गरीब पैदा हुए हैं, आपकी गलती नहीं है। आप गरीब मरना है तो ये आपकी गलती है। बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि आप अगर मेहनत नहीं करेंगे, ये 2 साल मेहनत कर लीजिए आप। ये 2 साल मेहनत कर लेके आप आगे बढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपके माँ बाप के साथ साथ अल्लाह ताला भी खुश होएगा कि आपके माँ बाप की खिदमत आप जल्दी से जल्दी छोटी उम्र से स्टार्ट कर दिए। बहुत ही प्यारी बात कही है उन्होंने अपने मैसेज में। और नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक पैरामेडिकल कोर्सेज का सवाल है, ये न सिर्फ आप अपने माँ बाप की खिदमत कर सकते हैं इसके ज़रिए, बल्कि खिदमत खल्क भी कर सकते हैं, इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।